जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद का पहला पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रवाद को समझे थे और फ्रांस के 1789 के क्रांति को समझे थे, जिसमें लुई 16वें को कैसे जनता के द्वारा मार दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग नेपोलियन के बारे में थोड़ा पढ़े थे कि नेपोलियन उसके राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े थे कि ऐसा नेपोलियन में क्या था, ऐसा कौन सा कार्य कर दिया था उसने जिससे पूरे यूरोप में उसका नाम और उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी। फिर हमने देखा कि कैसे आपको मेटरनिक आता है और मेटरनिक के समय में उसकी अध्यक्षता में जब वाटरलू की युद्ध होती है तो वियना संधि कराया जाता है और वियना संधि में मेटरनिक के द्वारा फिर से नेपोलियन के जितने कार्य किए गए रहते हैं उन सारे के जो पुरानी व्यवस्था थी, उससे नेपोलियन से पूर्व की व्यवस्था थी, उसको लागू कर दिया जाता है। तो मोटा मोटी तौर पे ये हम लोग कल इतना देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग 1815 से 1848 तक जो मेटरनिक युग आरंभ हो गया था, अब इस मेटरनिक युग का क्या लक्ष्य था, मेटरनिक मतलब क्या यूरोप में करना चाहता था और कैसे कैसे यूरोप में वो अपने शासन को चलाता है, तो वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मेटरनिक के बारे में देखते हैं कि मेटरनिक जो था ना, वो मेटरनिक करना क्या चाहता था। मतलब कि उसके जो अपना जो भी वो फैसला दे रहा था उसकी सोच कैसी थी। तो मैंने कल बताया था कि वो एक रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति था और वो क्या करना चाहता था कि वो यूरोप में कोई बदलाव नहीं होने देना चाहता था, जिससे ये था कि मतलब कि जो भी पहले की वाली व्यवस्था है वो लागू कर देना चाह रहा था। और बदलाव से इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि बदलाव होगा अगर जनता समझदार हो जाएगी तो फिर वैसे लोगों को वो शासन में नहीं बैठने देगी जो सत्ता भोगी हैं या खूब अयास किस्म के राजा होंगे, इस प्रकार से जो राजा होंगे उनको नहीं बैठने देगी। तो इसका ये लक्ष्य था कि पहले तो यूरोप में किसी प्रकार से बदलाव ना होने दो, जो चल रहा है उसी को चलने दो। पुरानी व्यवस्था जो थी, मतलब नेपोलियन के से पूर्व जो व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया जाए और शासन करो पर बदलाव ना करो। ये 3 पॉइंट उसके आपको लक्ष्य जो मेटरनिक है उसका लक्ष्य था। इसको आप देख लेंगे अच्छे से। फिर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, मतलब कि अगर वो कुछ अपने सोच को रखता है कि हमको ये काम यहाँ नहीं होने देना है, तो उसको करने के लिए तो उसको कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। जैसे कि अगर वो यूरोप में बदलाव नहीं होने देना चाहता है तो केवल बोल देने से तो रुक नहीं जाएगा, बदलाव तो हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए कि कोई चीज़ ना हो उसके लिए उसने कुछ कार्य करता है, जिसमें सबसे पहला काम करता है कि प्रेस पर उसने पाबंदी लगा दी। अब प्रेस पर पाबंदी लगाने से ये हो गया कि जो भी आपको खबरें थी, जो भी आपको समाचार थी, वो आपको जनता तक नहीं पहुंचती थी। जनता तक नहीं पहुंचने से लोग एक दूसरे से मिल जुल नहीं पाते थे, तो क्रांति का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर जनता भी उसी प्रकार से जीती थी जिस प्रकार से जो चल रहा था उसी को चलने दे रही थी, क्योंकि लोगों के पास कोई सूचना पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। दूसरा कर दिया कि नुक्कड़ नाटक, भाषण और सामाजिक सभा पर भी पाबंदी लगा दिया। मतलब कि पहले ऐसे होता था कि नाटक वगैरह कराया जाता था गांव में, जिसमें आपको समाज के बारे में दर्शाया जाता था कि समाज में इतनी बुरी स्थिति है, या कोई अगर नेता बनना चाहता है, कोई समाज के बारे में कुछ करना चाहता है, तो वो क्या करता था, लोगों को बैठा के भाषण देता था, उसको समझाने का कोशिश करता था कि ये सारी चीज़ हो रहा है हमारे देश में या हमारे राज्य में है, हमारे गाँव में, शहर में। उसके बाद सामाजिक सभा, कोई भी समाज में कोई एक प्रकार से सभा नहीं होने दे रहा था। इन जितने भी चीज़ थे जो आपको क्रांति को जन्म दे सकते थे, जो आपको इसके फैसले को विरोध कर सकते थे, चुनौती दे सकते थे, उन सारे कार्यों को इसने पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। तो इसने प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी, नुक्कड़ नाटक, सभा, भाषण, ये सारे चीज़ पे भी आपको पाबंदी लगा दी। और स्कूल कॉलेज में जासूसी कराने लगता है। अब स्कूल कॉलेज में ये जासूसी क्यों कराता है, तो आपको भी पता होगा कि अगर क्रांति होता है, अगर विद्रोह करना होता है, तो ना किसी स्त्री के द्वारा आरंभ किया जा सकता है और ना ही किसी वृद्धों के द्वारा। ये जरूर है कि उसमें स्त्रियों का भागीदारी जरूरी है, वृद्धों का भी भागीदारी जरूरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा
क्रांति में आगे रहते हैं या क्रांति करने में उतावले रहते हैं वो हैं नौजवान। और नौजवान हमेशा बिना सोचे समझे क्रांति कर देते हैं और नौजवानों की संख्या भी अत्यधिक होती है। इसलिए उसने क्या किया, मेटरनी क्या करता है कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजों में अपने जासूस को लगा देता है। इससे क्या होता है कि अगर किसी प्रकार से कोई सफल नहीं होता है, और आप देखते होंगे कि सभी समाज में नौजवानों की संख्या अत्यधिक होती है, इसलिए मेटरनी का ये लक्ष्य था कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे ये नौजवान रहते हैं उनको क्या किया जाए, उनकी जासूसी कराया जाए और जैसे पता चले कि ये कुछ करने वाले हैं इन पे क्या किया जाए, इन पे कार्रवाई कर दिया जाए। तो ये सारे जो कार्य थे वो मेटरनी के द्वारा किया जाता है इस अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। और लक्ष्य क्या था, ये तीनों इनके लक्ष्य थे। ये अब आपको मेटरनी के बारे में मैंने बता दिया, इसके युग को बारे में बता दिया। अब मेटरनी पूरे यूरोप में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, पूरे यूरोप में जितने भी राजा बन रहे हैं वो सब किसके इशारे पे बन रहे हैं, मेटरनी के इशारे पे। लेकिन हम अभी फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं। फ्रांस की क्रांति में अभी फ्रांस की क्रांति की 3 क्रांतियाँ हुई। एक हुई आपको 1789 की क्रांति, एक हुई जुलाई 1830 की क्रांति और एक 1848 की क्रांति। तो ये 3 क्रांति अभी हम पहले फ्रांस के पढ़ लेते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं किसी भी, या वो फ्रांस हो या कोई और अन्य देश हो, कुछ भी अगर इसके बाद जो बदलाव हो रहा है 1815 के बाद बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है, ये मेटरनी की है। तो अब हम लोग देखते हैं जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में। अब जो आप देखें हैं कि जनता जब लुई 16वें से परेशान हो गई थी फ्रांस की, और उसने क्या किया, 1789 की क्रांति की और 1793 में उनको मार के उनकी हत्या कर देती है। अब फिर क्या होता है कि 1718 जो उस समय 1804 में आ जाते हैं फिर नेपोलियन, और 1815 तक वो शासन करते हैं। लेकिन 1815 में फिर बुर्बो वंश वापस आ जाता है, और बुर्बो वंश वापस आने के बाद 1815 से 1823 तक आपको देखने को मिलेगा कि लुई 18वें जो हैं वो शासन करते हैं। और लुई 18वें के शासन के बाद आपको 1824 में फिर लुई 18वें की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर चार्ल्स दसम वहाँ के राजा बनते हैं। ये चार्ल्स दसम भी बुर्बो वंश के ही शासक थे। तो इस समय जो जुलाई 1830 की क्रांति होती है, उस समय अगर पूछे कि कौन राजा था, तो उस समय जो राजा था वो चार्ल्स दसम था, क्योंकि लुई 18वें 1824 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यह मेटरनी की सोच का व्यक्ति था जिसे शासन निरंकुश चलाया तथा सामंत का प्रभुत्व फिर से वापस आ गया। अब क्या है कि अभी आपको बताया कि जितने भी बदलाव हो रहे हैं या जितने भी राजा बन रहे हैं वो किसके इशारे पे काम करेंगे, वो मेटरनी के इशारे पे काम करेंगे। और ये जो था चार्ल्स दसम, ये तो एकदम मेटरनी के एकदम हूबहू वैसे ही सोच के रखने वाला व्यक्ति था। इससे क्या हुआ कि जो भी परिवर्तन आया था, जो भी समाज में नेपोलियन के द्वारा कुछ बदलाव लाए गए थे, वो सारे व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया जाता है। और ये इसके पहले अगर लुई 18वें को आप देखेंगे तो ये उतना भी मेटरनी के सोच के व्यक्ति नहीं था। लेकिन यह क्या था, ये सामान्य व्यक्ति था, न ये जनता के पक्ष में ज़्यादा काम करता था और न ही मेटरनी के पक्ष का ज़्यादा काम करता था। ये केवल शासन किया और बाकी कुछ इसने फ्रांस के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ये जब आता है चार्ल्स दसम, तो ये थोड़ा सा इसकी शासन व्यवस्था निरंकुश हो जाती है, और इसके शासन व्यवस्था निरंकुश होने के कारण फिर से सामंती व्यवस्था वापस फ्रांस में आ जाती है। इसका एक प्रधानमंत्री था पॉलीगेनेक। अच्छा, इस प्रधानमंत्री पॉलीगेनेक का इस क्रांति में सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि चार्ल्स दसम तो आपको था ही जो क्या बोलते हैं रूढ़िवादी सोच का, लेकिन उससे भी खतरनाक रूढ़िवादी कौन था, पॉलीगेनेक। और यह पॉलीगेनेक इतना रूढ़िवादी व्यक्ति था कि इसने भी अपने फ्रांस में जो मेटरनी काम करता है, इसने अपने फ्रांस में स्पेशल उसी चीज़ को और मजबूती से पाबंदी लगाने के लिए, उसी चीज़ के लिए एक 4 सूत्री कानून लाता है, और सारा बवाल इस 4 सूत्री कानून पे ही हो जाता है। तो इस पॉलीगेनेक का 4 सूत्री कानून, तो ये 25 जुलाई 1830 को ये क्या करते हैं, ये 4 सूत्री आपको कानून लेके आते हैं। अच्छा, इन 4 सूत्री कानून में क्या था, पहला था कि
प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दी गई, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त करने का है कि जनता का अब कोई मतलब जो मेटरनिक का लक्ष्य है वहीं अब किसका लक्ष्य हो गया है, पॉलीगेनिक का, मतलब जो प्रधानमंत्री है किसका, चार्ल्स दशम का, और वही काम करता है। इसी चीज़ को, मेटरनिक के लक्ष्य को ही और मजबूत करने के लिए ये काम कर देता है। प्रतिनिधि सभा को भंग कर देता है, मतलब कि एक प्रतिनिधि सभा होता था जो किसी एक छोटे कस्बे या गांव के लोग मिलके उस अपने एक प्रतिनिधि को चुनते थे, जो राजा के दरबार में बैठ के उनके हक का बात या उनके जो भी बात होता था, जैसे आज के सांसद हो गए, उस प्रकार से यह प्रतिनिधि सभा होती थी। तो उस तरह का ये बात होता था। लेकिन इसने क्या किया, वो प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया कि आप लोगों का कोई सलाह या ज़रूरत नहीं है, जो राजा बोलेंगे वही काम होगा। मतदान का अधिकार समाप्त कर देता है और चुनाव कराने का प्रयास करता है। मतलब ये क्या था कि मतदान का आप ख़त्म कर दिए हैं और चुनाव करा रहे हैं। मतलब वो चुनाव में सिर्फ वोट वो डालते थे जो राज दरबारी थे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। राजा अपने राज दरबारी को जिसको बोलेगा उसको वो क्या करेंगे, वो मतदान करेंगे। तो इस संवैधानिक राजतंत्र का कोई वैल्यू रह नहीं गया। ये फिर से आपको क्या आ गया, वो पुराने राजतंत्र का ही वापसी हो जाता है फ्रांस में। अब ये होता है कब, 25 जुलाई 1830 को, और 26 जुलाई को क्या हो जाती है कि जनता क्रांति कर देती है। क्योंकि इसके जो ये 4 सूत्री कानून था, ये समानता, स्वतंत्रता, सब चीज़ पे क्या करता था, फ्रांस के जनता का इस पे पाबंदी लगा देता था। ये सब चीज़ उसके पाबंदी पर लागू हो गया था जनता का। और जनता जो आपको शासन देखी हुई थी नेपोलियन की, तो इसलिए जनता को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। और इनका तो लुई 18वां का जो शासन था उसको किसी तरह चला लेती है, क्योंकि लुई 18वां में कोई बदलाव करते भी नहीं है। लेकिन जब ये करता है तो जो 25 जुलाई को ही 4 सूत्री कानून आता है, और 26 जुलाई को जनता क्या होती है, सड़कों पे उतर जाती है और सड़कों पे उतर के क्रांति कर देती है। इस 26 से 29 जुलाई तक ये क्रांति होता है, 3 दिन ये क्रांति चलता है। और इस 26 से 29 जुलाई के क्रांति को फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली समय कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली समय कब था, तो 26 जुलाई से 29 जुलाई तक। 25 जुलाई को 4 सूत्री कानून, 26 से 29 क्रांति, जिसको फ्रांस के गौरवशाली समय को कहते हैं। और इसी 31 जुलाई को फिर चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग जाता है। अब इसको पता था कि अब तो जनता क्रांति कर दी, और जनता क्रांति कर दी तो ये भी जानता था ना कि लुई 16वें को पकड़ के पीटी हुई थी जनता। पीटी क्या थी, मार दी थी, आपको उसको काट दी थी। उसी से ये डर गया और ये कहाँ भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है अपना देश छोड़ के। फिर से अब क्या हो जाता है, अब फिर यहाँ ब्रो वंश की अच्छी तरह से समाप्ति हो जाती है, और यहाँ एक नया वंश आता है अब फ्रांस में राज करने, और वो आता है आर्लियंस वंश, और उसके जो राजा होते हैं वो लुई फिलिप होते हैं। तो अब 1830 की जो क्रांति है वो ब्रो वंश की समाप्ति कर देती है, और उस समय का अंतिम राजा कौन था, ये चार्ल्स दशम था। और नया वंश जो आता है वो आता है आर्लियंस वंश, जिसके आपको राजा लुई फिलिप थे। अब यहाँ पे हमको कुछ देख लेना है पॉइंट कि जुलाई क्रांति का पूरे यूरोप में अब क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह जुलाई क्रांति जो फ्रांस में हुआ, अब इस फ्रांस के क्रांति से यूरोप में क्या बदलाव होता है। जैसे देखिएगा कि आप फ्रांस उस समय क्या था, एक आपको ईपी सेंटर हो गया था। कुछ भी होता था फ्रांस में, अच्छा बदलाव होता था तो जनता अच्छा, आसपास के जो पड़ोसी जो देश हैं उनको भी अपने देश में वो अच्छा चीज़ करना था। फ्रांस में जब क्रांति होती थी तो फ्रांस में जिस चीज़ की भी मांग होती थी, आसपास के जो भी देश हैं उनके अंदर भी ये भावना जग जाती थी किस चीज़ के लिए, मांग करने के लिए। इसीलिए फ्रांस को हम राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। अब ये जैसे फिर से 1830 का क्रांति हुआ है, अब फिर 1830 का क्रांति हुआ है, तो इसी समय में कुछ ना कुछ अब यूरोप में भी फिर जो पड़ोसी देश में है वो कुछ ना कुछ उसमें भी होने वाला है। और उसमें क्या क्या होने वाला है तो देखेंगे कि स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, यूनान, इन सारे देशों में बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसको हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन ये जब फिर से ये पूरे यूरोप में बदलाव आता है तो एक मेटरनी का सबसे जो महत्वपूर्ण कथन है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो मेटरनिक उस समय एक कथन कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब कोई अगर फ्रांस छींक दिया तो क्या हो जाता है कि सबको सर्दी धर लेता है। उसका मतलब वही है कि एक फ्रांस में अगर थोड़ी सी चिंगारी लगती है तो पूरे आसपास भी आग फैल जाता है। वही इस मेटरनी का कहने का मतलब था।
इसमें आपको सबसे पहले स्पेन में क्या हुआ, तो स्पेन में एक राजा फर्डिनेंड थे और इन्हीं फर्डिनेंड को अपना शासन पद्धति बदलना पड़ता था। जो फर्डिनेंड पहले निरंकुश तरीक़ा से शासन करते हैं उनको क्या करना है, सुधारात्मक बदलाव करके वहाँ पे स्पेन में अच्छे काम करने पड़ते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने आप को, अपने सोच को ही राजा फर्डिनेंड बदल देते हैं। पुर्तगाल के एक राजा थे जिनका नाम था डोम मिंगुअल, और डोम मिंगुअल को हटा के वहाँ की एक महिला थी डोला मारिया। इन डोला मारिया क्या करती हैं, अपने उस शासन को, जनता के सहयोग से उस शासन को, उस सत्ता को कब्जा कर लेती हैं। तो डोम मिंगुअल को सत्ता से हटा दिया जाता है और डोला मारिया जनता के सपोर्ट से क्या करती हैं, सत्ता पे काबिज हो जाती हैं। उसी तरह इंग्लैंड में भी कुछ सुधारात्मक कार्य होते हैं, स्विट्जरलैंड में भी होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको यूनान के बारे में पढ़ने का, क्योंकि यूनान वो यूनान है जहाँ से आपको अल्फ़ा बीटा गामा जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए या बहुत बड़े बड़े आपको देखेंगे साइंटिस्ट हुए, वो सारे आपको यूनान के ही देखने को मिलते हैं। आप जब भी आप कभी 10 अगर आप बड़े साइंटिस्टों का खोज देखते हैं तो उसमें लगभग 7 या 6 आपको यूनान से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो उस समय ये यूनान के कुछ गौरवशाली पल थे, और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि यूनान में भी क्रांति करना पड़ा और यूनान को इस तरह से लोगों ने बना लिया। यूनान के बारे में आपको एक और यहाँ की एक सैनिक थी जिसका स्पार्टा करके कुछ नाम था, जहाँ के एक सैनिक को कहा जाता था कि 300 सैनिक के बराबर थे, एक स्पार्टा सैनिक। मतलब इनके सैनिक भी इतने मजबूत थे कि ये अगर 200 सैनिक खड़ा कर दे तो फ्रांस के किसी भी यूरोप के किसी भी देश में वो ताकत नहीं थी कि उन 200 सैनिकों को हरा सके। इतना मजबूत, इतना बुद्धिमान और इतना शक्तिशाली यूनान को किस तरह से लोगों ने किस तरह से इसको बंदी बना दिया गया, इसको गुलाम बना लिया गया, और इसके साथ ऐसा क्या हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यूनान का तो अतीत जो था, मतलब जब ये गुलाम बनने से पूर्व इसका अतीत बहुत गौरवशाली था, और लेकिन इसको क्या कर लिया था, तुर्की उस समय गुलाम कर लिया था। उस समय तुर्की एक कॉन्स्टेंटाइन साम्राज्य था, वो पूरे यूरोप में एक बहुत बड़े मुस्लिम साम्राज्य के रूप में उभरा था जिसका केंद्र तुर्की था, और उसी के अंडर में कौन आ गया था, यूनान आ गया था। यूनान आ गया था। इसके जो यूनान में आते हैं, एक नाम था कुरेंस। कुरेंस को उन्होंने क्या किया, यूनान में राष्ट्रवाद भड़क गया और इन्होंने एक समाचार पत्र लिखा जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन रीगास। तो ये कुरेंस थे जिन्होंने यूनान में राष्ट्रवाद को जगाया, सभी के मध्य, सभी जनता के मध्य। इन्होंने समाचार पत्र लिख के सबको पहुंचाया, जिसमें ये क्या लिखते थे, ये लिख के बताते थे कि आप ही वो यूनान हैं जो आपने एक स्पार्टा सैनिक 200 सैनिकों के बराबर थी। आप ही वो यूनान है जो पूरे इस समाज को अच्छे आपने क्या दिए, खोज करके दिया है, और आप इस तरह से किसी छोटे मोटे राज्य का या यूनान का तुर्की का आप गुलाम बन के बैठे हैं। आपको इस तरह का कोई मतलब भड़काऊ भाषण करके या कुछ उस समाज में अच्छे उस चीज़ को बता करके लोगों में उस राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति भावना जगाने का कोशिश कर रहे हैं। और उस समाचार पत्र का नाम था कॉन्स्टेंटाइन रीगास। इन्होंने एक संस्था भी बनाई थी, जिस संस्था के लोगों का काम था कि आप सभी को बताएं कि हम आपको अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। और इस संस्था का नाम था हिटोरिया फिल्के, और हिटोरिया फिल्के एक प्रकार से गुप्त सभा थी, और इसमें सबसे ज़्यादा नौजवान को ही भर्ती किया जाता था। तो इनका बहुत योगदान था, शुरुआती योगदान था यूनान को क्या करने में, यूनान को स्वतंत्रता के राह पे लाने में। तो इनको आप देख लेंगे। अच्छा, इसी समय अब यूनान में ही 1821 में क्या होता है, एक मोल्डेविया विद्रोह होता है, जिसमें अलेक्जेंडर हिप्स प्लांटी क्या करते हैं, इसके नेतृत्व करते हैं। इस मोल्डेविया विद्रोह को अलेक्जेंडर हिप्स प्लांटी जब क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, तो वहाँ के क्या करते हैं, राजा इनको बंदी बना के और इस विद्रोह को दबाने का बहुत प्रयास करती है। इस विद्रोह को दबाने के प्रयास कर रही है, लेकिन इस विद्रोह को कोशिश किया गया कि इस विद्रोह को न दबने दिया जाए। और इसी कोशिश में जब आपको एक नेतृत्व आपका ख़त्म हो जाता है,
तो आपको पैसा रुपया और हर चीज़ से आपको दिक्कत होने लगती है किसी भी संगठन या संस्था या किसी भी आंदोलन को चलाते रहने के लिए। तो उस समय का व्यापारी थे जो लॉर्ड वायरन थे, इन्होंने क्या किया था, उस समय बहुत इनके पास पैसा था, इन्होंने अपने जीवन की पूरी संपत्ति इस में दान कर दिया और इसको कोशिश किया कि ये कभी जो है जो आंदोलन है वो हमेशा चलते रहे, रुके नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि मोल्डेविया विद्रोह किसने किया था, तो अलेक्जेंडर हिप्स प्लांटी। देखते हैं 1822 का मोरियो का युद्ध। यहाँ इस चीज़ को आपको जानने से पूर्व आपको ये पता होगा कि एक यूरोप में दो अभी बड़े बड़े साम्राज्य चल रहे थे। एक चल रहा था आपको बेंजेंटाइन साम्राज्य और एक चल रहा था आपको ऑटोमन साम्राज्य। ये ऑटोमन साम्राज्य मतलब मुख्यतः मुस्लिम शासक इसमें शासन करते थे और इसका जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था, वो आपको तुर्की में था। और ये एक बेंजेंटाइन साम्राज्य था जो क्या था, इसी बेंजेंटाइन साम्राज्य के ऊपर जो आया था कौन आया था, ऑटोमन साम्राज्य। तो ये मुख्यतः ईसाइयों का शासन इसमें रहता था और इसमें मुसलमानों का। अब इसी समय क्या होता है कि इन दोनों के मध्य जो विवाद चल ही रहा था, यूनान को लेकर के इस चीज़ को दोनों के पास क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। और ईसाई क्या करते हैं कि पूरे यूरोप के जो ईसाई हैं उनको आह्वान करते हैं कि देखिए तुर्की जो है वो किसको कब्जा में या गुलाम बना के रखा है, तो वो यूनान है। यूनान में के लोग भी क्या थे, ईसाई ही थे। तो यहाँ के यूनान को कब्जा कर लिया है और आप सभी ईसाई आप बैठ के देख रहे हैं, आप ईसाई मुसलमानों के विरुद्ध क्या करें, युद्ध करें। इन चीज़ों को ईसाइयों ने शुरू किया। लेकिन उसी समय क्या होता है कि आपको जो मिस्र है, मिस्र क्या करता है आपको कि अपने देश में रह रहे ईसाइयों को लगभग 22,000 ईसाइयों को मार देता है। इससे क्या होता है कि और ये धार्मिक युद्ध बन जाता है। और इसी धार्मिक युद्ध के पश्चात क्या होता है कि 1826 में भी एक युद्ध होता है। इस मारिया युद्ध के पश्चात 1826 में जब ये युद्ध एक धार्मिक युद्ध के रूप ले चुका था, उस समय फिर एक युद्ध होता है 1826 में। और उस समय क्या होता है कि ईसाई बनाम क्या हो जाता है, ये युद्ध मुस्लिम। और बस तुर्की उस समय मुस्लिमों का सबसे बड़ा क्या था, राज्य था। और एक मिस्र था जो क्या किसका सपोर्ट करता था, तुर्की का। तो ये दोनों मुस्लिम देश ये क्या करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और यूनान, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस, ये चार ईसाई देश क्या करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। और यह चारों मिलकर क्या करते हैं, इन दोनों पे आक्रमण करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन चारों के आक्रमण करने से वो दोनों तो जीतने वाले थे नहीं। तो ये युद्ध क्या हो जाता है, तुर्की और मिस्र दोनों संयुक्त रूप से हार जाते हैं और इसमें विजय किसका हो जाता है, यूनान का। अब यूनान को इन तीनों के सपोर्ट से यूनान की क्या होती है, विजय होती है। और इसके बाद 1826 में जो युद्ध चल रहा था, उसके बाद 1829 में एक संधि होती है जिसको बोलते हैं एड्रियानोपोल की संधि। और इस एड्रियानोपोल की संधि में कहा जाता है तुर्की को कि आप क्या करें, आप यूनान को गुलाम नहीं बनाएंगे, आप यूनान को स्वतंत्र घोषित करेंगे, इसको आप स्वतंत्र घोषित कीजिए। तो तुर्की इस चीज़ से राजी हो जाता है क्योंकि वो हारने वाले पक्ष से था। तुर्की जब इस चीज़ को मान लेता है तो इसी के जो ये रूस जो है ये क्या करता है कि ये कब्जा कर लेता है अब किस पे, यूनान पे। अब इसका मतलब यूनान का वो स्थिति हो गया था कि मतलब क्या बोलते हैं कि एक जगह से तो अभी निकल ही रहे थे, तब तक दूसरा अभी समय भी नहीं दिया और उधर भी फंस गया। वहीं इसका हाल हो गया, दोनों तरफ से गया, जो जीते हारा हुआ पक्ष भी छोड़ के गया, लेकिन अपना ही जो दोस्त था वो इसको धोखा दे दिया। और रूस क्या करता है, यूनान पे कब्जा कर लेता है। लेकिन अब क्या था कि अब राष्ट्रवाद इन लोगों के मन में जग चुका था, इन लोगों ने अपने स्वतंत्रता का महक देख लिया था। इससे क्या होता है कि रूस को ज़्यादा दिन तक इस चीज़ को अपने सत्ता को काबिज करने में यूनान में उसको नहीं मदद मिलता है। और फिर इस 1832 में मतलब 29 में जो एड्रियानोपोल का संधि होता है और उसके पश्चात जब रूस का शासन आ जाता है तो 1832 में फिर एक संधि किया जाता है यूनान के और किसमें, रूस के मध्य। ये कुस्तुनतुनिया का संधि होता है आपको यूनान
और रूस के मध्य, और इस यूनान और रूस के मध्य कुस्तुनतुनिया का संधि होती है, जिसमें क्या किया जाता है, स्वतंत्र देश या राज्य यूनान को घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको बना कि ये पूछेगा कि तुर्की ने अपने तुर्की के द्वारा कब यूनान जो था वो आपको क्या था, गुलामी से मुक्त हुआ, तो किस संधि के पश्चात, तो एड्रियानापोल की संधि 1829 में। और पूछेगा कि अगर यूनान को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया तो ये कब हुआ, तो ये 1832 में हुआ, आपको कुस्तुनतुनिया के संधि के पश्चात। तो ये दोनों आप क्वेश्चन याद रखेंगे कि एड्रियानापोल की संधि सिर्फ और सिर्फ तुर्की का कब्जा हटाता है, लेकिन रूस फिर कब्जा कर लेता है, लेकिन कुस्तुनतुनिया का संधि क्या करता है, यूनान को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देता है। अब यहाँ पे आते हैं 1848 का क्रांति। ये थोड़ी सी फिर अब फ्रांस में ये क्रांति हो जाएगी, और इस क्रांति के पश्चात देखेंगे कि उस समय एक जो शासक थे कौन थे, लुई फिलिप थे, आर्लियंस वंश वाले। यहाँ देख रहे हैं ना, ये आर्लियंस वंश वाले, ये जुलाई में ये ब्रो वंश की समाप्ति हो जाती है, और इन्हीं का अभी राज्य चल रहा था। लेकिन इनके राज्य में क्या हो जाता है कि ये इतना सुस्त राजा था कि इसने ना कोई काम ही नहीं करता था, ना बेरोजगारी पे, ना भूखमरी पे, चुपचाप अपने महल पे पड़ा रहता था, जिससे क्या हो गई, जनता इतनी परेशान हो गई कि जनता का बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, ये कारण था ये क्रांति करने का। ये दोनों जो क्रांति हुए हैं, इन दोनों के से अलग इस क्रांति का जो उद्देश्य था वो अलग था, क्योंकि जनता के पास बेरोजगारी हो चुकी थी, भूखमरी हो चुकी थी, गरीबी की स्थिति आ चुकी थी, इसलिए जनता ने क्रांति किया लुई फिलिप के विरुद्ध। और इसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था गीजो। अच्छा, ये गीजो प्रधानमंत्री था, लुई फिलिप तो कुछ काम करते नहीं थे, सारा शासन प्रशासन किसके हाथ में था, गीजो के हाथ में। और गीजो इतने अत्याचार करता था जनता पे, इतना अत्याचार करता था कि जनता त्राही त्राही हो गई थी। और इसी गीजो के विरुद्ध जनता ने प्लान बना लिया कि अब क्रांति कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये राजा को पता चलता है कि ये सारे चीज़ हो रहा है, तो इसने क्या किया, राजा इसको गीजो को हटाने ही वाला था। ये आपको क्या किया था, ये आपको घोषणा पत्र कर दिया था कि कल से गीजो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लेकिन इसके पूर्व जो आज इसने घोषणा किया, आज तो वो प्रधानमंत्री था, उसने क्या किया कि जो भी थोड़ा मोड़ा छिटपुट झगड़ा हो रहा था उन सबको क्या किया, गोली चलवा दिया, और निहत्थे जनता पर क्या करता है, आक्रमण करवा देता है। जिससे क्या होता है कि अब जनता में इतनी आक्रोश बढ़ जाती है कि जनता फिर से आपको क्या कर देती है, जो राजा के महल है उसके तरफ कूच कर जाती है। और इससे फिर से क्या करना पड़ता है, लुई फिलिप को भी देश छोड़ के भागना पड़ता है, और ये अपनी जान बचा के भाग जाते हैं, और फिर वहाँ से ये क्रांति समाप्त होती है। तो यहाँ पे आपको 3 क्रांति आप पढ़ लिए, 1789 का, जुलाई 1830 का, और 1848 का। ये तीनों फ्रांस की क्रांति थी, और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी थे वो आपने देख लिया है। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अब हमको आपको इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, 2 वीडियो और बनेगा इसका। ये छोटा छोटा ही बनेगा, लेकिन उसको हम अलग अलग वीडियो में बना के आपको बता देंगे कि आपको आसानी रहेगा। तो आप इसको देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, और आप पढ़ते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो देखिएगा तो। थैंक यू सो मच।